नमस्कार, जोहार। आज दूरदर्शन स्थापना दिवस के अवसर पर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं नीलाक्षी वाजपेयी जी और विनय कुमार जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीलाक्षी वाजपेयी जी हमारी दूरदर्शन से काफ़ी लंबे समय तक एक एंकर के रूप में जुड़ी हुई हैं। तो नीलाक्षी जी और विनय जी, स्वागत है आप सभी का आज के दिवस पर। धन्यवाद। तो विनय जी, पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। हम लोग तो पत्रकारिता से आए हैं और पत्रकारिता लंबे समय तक करते रहे। 1986 से पत्रकारिता करते रहे। कई अखबारों में काम किए, नवभारत टाइम्स में काम किए, राष्ट्रीय सहारा में काम किए, यूएनआई यूनिवार्ता में काम किए, फिर हिंदुस्तान समाचार में काम किए। कई जगह काम करते करते आज है, लेकिन बहुत पुराना लगाव हम लोगों को रेडियो और दूरदर्शन से रहा। रेडियो से 1986 से हम जुड़े और तब से रेडियो के तमाम प्रोग्राम करते रहे। दूरदर्शन में भी 92-93 में जब पटना से दूरदर्शन केंद्र चालू हुआ, उस समय से हम लोग जुड़े रहे। कई लीजेंडरी हस्तियों के साथ काम करने का अवसर मिला। और जैसा कि आप जानती हैं, 15 सितंबर 1959 को पहली बार दूरदर्शन की स्थापना हुई इस देश में और दूरदर्शन का प्रसारण शुरू हुआ। उस समय प्रयोग के रूप में दूरदर्शन का प्रसारण होता था और केवल सप्ताह में 3 दिन इसका प्रसारण किया जाता था और तब उसका नाम टेलीविज़न इंडिया था। बाद में 1975 में इसका नाम दूरदर्शन पड़ा और तब से दूरदर्शन लोकप्रिय हुआ। अगर आप दूरदर्शन की बात करेंगे तो कहा जा सकता है कि 1965 में पहली बार नियमित प्रसारण दिल्ली से शुरू हुआ। उसके बाद 1972 में बॉम्बे से प्रसारण शुरू हुआ, फिर चेन्नई और कलकत्ता से प्रसारण शुरू हुआ। लेकिन दूरदर्शन का जो महत्व बढ़ा वो 82 एशियन गेम्स, जब नमा एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में हो रहा था, तो खास करके उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जो आयोजन समिति से जुड़े थे जो लोग, राजीव गांधी वगैरह, तो उन्होंने काफ़ी तेज़ी से इसका प्रचार प्रसार कराया और तब से गांव-गांव में लोकप्रिय होने लगा। और ख़ास करके अगर 1984 की बात करेंगे तो प्रतिदिन एक ट्रांसमीटर लगता था देश में और तब से आम लोगों तक दूरदर्शन पहुंचा, आम लोग उसको देखने लगे। पहले तो बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ता था। मीनाक्षी जी भी चूँकि बताएंगी, बहुत पुरानी एंकर हैं, तो जी। दूरदर्शन दुनिया का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक है, इसके बारे में हमें नीलाक्षी जी बताएंगी। हाँ, मैं इसके बारे में ज़रूर चर्चा करूंगी, लेकिन सर्वप्रथम मैं अपने दर्शकों से मिल लूँ। नमस्कार दर्शकों, बहुत समय के बाद आज आपसे मैं रूबरू हो रही हूँ, तो एक बहुत सुखद अनुभूति हो रही है और साथ ही साथ मैं दूरदर्शन का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे आज इस कार्यक्रम में बतौर एक्सपर्ट बुलाया गया है, क्योंकि पहले मेरी पोजीशन वहाँ हुआ करती थी और मैं एक एंकर के रूप में आपके सामने आया करती थी और अब मैं जब विशेषज्ञ के रूप में आप आए। विशेषज्ञ के रूप में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इस तरह का सम्मान भी दिया जाएगा और मुझे आज सचमुच में बहुत खुशी हो रही है और मैं तहे दिल से दूरदर्शन का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अब बात करती हूँ कि लेकिन लंबा अनुभव आपका रहा है, तो इस लंबे अनुभव का फायदा दर्शक उठाएंगे, क्योंकि बहुत सारे संस्मरण आपके जुड़े होंगे इससे। चूँकि मैं काफ़ी पहले से, चूँकि दूरदर्शन तो खैर बाद में आया था, चूँकि मैं आकाशवाणी से भी जुड़ी हुई थी। मैं बचपन में आकाशवाणी में जाया करती थी क्योंकि मेरी मदर वहाँ जाती थी प्रोग्राम्स के लिए, तो मैं वहाँ पे बाल सभा के कार्यक्रम में जाती थी, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट में जाया करती थी। तो फिर वो एक जुड़ाव रह गया था कि मैं किसी भी रूप में, मतलब मीडिया से जुड़ी रहूं। पत्रकार के रूप में आपका दूरदर्शन से किस प्रकार एसोसिएशन रहा? कई प्रोग्राम, जैसे हम लोग शुरुआती दौर में खेल के प्रोग्राम को कवर करते थे, खेल के प्रोग्राम में आते थे। उसके बाद साइंस के प्रोग्राम में, विविध प्रोग्राम में, साहित्य के प्रोग्राम में, करंट इवेंट के प्रोग्राम में, बहुत सारे प्रोग्राम को रेडियो और दूरदर्शन पर मुझे करने का अवसर मिला। फिर विधानसभा समीक्षा हम लोग करते रहे, रेडियो पर भी करते रहे, दूरदर्शन पर करते रहे। आज भी विधानसभा की समीक्षा रेडियो दूरदर्शन पर हम लोग करते हैं। क्योंकि दूरदर्शन या रेडियो दोनों चीज़ आप कह सकते हैं कि दोनों की विश्वसनीयता आज भी सबसे ज़्यादा है। आज भी दूरदर्शन की खबरों को ज़्यादा लोग विश्वसनीय मानते हैं, क्योंकि यहाँ कॉमर्शियल का अभी स्कोप कम है, जबकि जो प्राइवेट पार्टनर हैं या प्राइवेट टेलीविज़न चैनल हैं वहाँ कॉमर्शियल ज़्यादा हावी होता है। यहाँ आज भी आम आवाम के चिंताओं को
दूरदर्शन दिखाना चाहता है कृषि के क्षेत्र में क्या हो रहा है, किसानों की क्या स्थिति है, कैसे किसान बेहतर होंगे, कैसे उनकी आय दुगनी होगी, इसको लेकर दूरदर्शन बराबर कार्यक्रम करते रहता है। संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रमों को करते रहता है। जो पुरानी संगीत हमारी है, जो पुरानी विधा है, हमारी जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसको लेकर के चूंकि दूरदर्शन चलता है, नीलाक्षी तो इसलिए जी, इसकी दूरदर्शन का मैंडेट है इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों वही के मैं साथ? बता रही हूँ, क्योंकि ये हर एक क्षेत्र को छूता है, चाहे वो संगीत का, जैसे कि विनय जी ने कहा संगीत का क्षेत्र है, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी जो पुराना संगीत है, भारतीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, लोक संगीत है, जो यहाँ के जो क्षेत्रीय संगीत है, इन सब का जो कार्यक्रम है वो हमें दूरदर्शन के ही माध्यम से देखने को मिलता है। और इसकी जो पहुंच है, चूंकि दूरदर्शन की पहुंच जो है वो कई रिमोट एरियाज में, दूरस्थ क्षेत्रों तक इसकी पहुंच है, तो इस और दूसरी चीज़ है कि इसकी विश्वसनीयता। जब भी जो समाचार जो होता है, आप समाचार का जो स्तर है वो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दूरदर्शन की जो विश्वसनीयता क्यों इतनी ज़्यादा है, क्यों लोग इस पे विश्वास करते हैं। और एक और चीज़ है कि आज भी हमें याद है कि हम जब अपना टाइम मिलाते हैं घड़ी से, अब तो खैर वो समय नहीं रहा, लेकिन एक समय था कि जब हम अपने घड़ी का टाइम मिलाते थे तो हम बिल्कुल वही रेडियो, प्रसार भारती या जो भी अभी माध्यम है, रेडियो दूरदर्शन के माध्यम से ही हम अपने घड़ी को मिलाते थे, क्योंकि वो इतना सटीक उसका विश्लेषण या सटीक उसका हाँ हुआ करता था कि लोगों का विश्वास इस पे बहुत ज़्यादा था। दूरदर्शन सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक है, इसके ऊपर आप क्या विचार साझा करना चाहेंगी नीलाक्षी जी? हाँ, ये मैं बताना चाहूँगी कि जब हम इसकी शुरुआत देखते हैं, तो जब हम काफ़ी पहले, जब मैं तो यहाँ पे सन 1992 से मैं दूरदर्शन से जुड़ी थी विनय जी, और एक चांस था कि मैं यहाँ पे आ गई थी, और उस वक्त यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था, तो एक प्रोग्राम हो रहा था जो कि जिसमें कि एंकर नहीं आ पाई थी, क्योंकि कर्फ्यू था तो हर एक क्षेत्र से उतनी छूट नहीं थी, और मैं आ पाई थी। और मैंने जैसे ही बात की हमारे उस समय जो प्रोड्यूसर थे सुबोध कुमार सर जी, तो उन्होंने कहा कि मैडम आज आप एंकरिंग आप ही कर दीजिए। और मैं बहुत, उस वक्त मेरी उम्र कम थी, मैं जस्ट पढ़ाई कर रही थी, और मैं बहुत घबरा गई। मेरे भाई ने कहा नहीं तुम्हें ही करना होगा, तुम याद करो और तुम करो। और सब मुझे बोल रहे हैं कि तुम जल्दी जल्दी बोलो, क्योंकि फिर कर्फ्यू ओवर हो जाएगा, हमारे पास तो पास है, आप कैसे घर जाओगी। तो मुझे याद है कि मैंने उसको किया था, और बहुत वो चैलेंजिंग था। मेरा पहला ही अनुभव इतना चैलेंजिंग हो गया कि फिर उसके बाद शायद और भी कुछ हर्डल्स आते होंगे, तो उनको मैंने पार कर लिया था। तो कहने का अर्थ ये है कि चूंकि वो एक संदेश जा रहा था, विभिन्न धर्म संप्रदाय के जो वरिष्ठ जन थे उनका संदेश लोगों तक जा रहा था। तो यही समझिए कि उस कठिन परिस्थिति में भी दूरदर्शन ने एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जहाँ पे सब तरफ कर्फ्यू लगा हुआ है, और मुझे अभी भी सोच के बहुत रोमांच हो रहा है ये अनुभव करके कि कैसे लोगों ने जाकर के उनकी बाइट्स ली होगी। आज के समय का नहीं है कि आपने वीडियो बना के भेज दिया, संदेश हमारे मोबाइल में आ गया। विनय जी, आप जस्ट कल्पना कीजिए कि कर्फ्यू वाले क्षेत्र में लोग कैसे गए, उनका कैसे रिकॉर्डिंग लाए होंगे। आप देखिए, अगर 86 की हम बात करें, जब दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण शुरू हुआ था, तो लगता था कि रोड पर कर्फ्यू लग गया, एक आदमी बाहर कहीं रोड पर दिखाई नहीं, सब लोग दूरदर्शन से चिपके रहते थे। उस समय मुझे लगता है कि लोकप्रियता में दूरदर्शन सबसे दुनिया में सबसे महाभारत का प्रसारण हुआ, रामायण का प्रसारण हुआ, या उन दौरान 80 के दशक में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे धारावाहिक का प्रसारण हुआ। धारावाहिक का चलन तो उसी समय शुरू ही हुआ था। धारावाहिक का प्रसारण हुआ और काफी लोकप्रिय हुआ, और दूरदर्शन को लोकप्रिय बनाने में इन धारावाहिकों का बड़ा योगदान रहा, खास करके मालगुडी डेज, ये जो है जिंदगी, रजनी, हीमेन, जनाब, तमस, ये सब जो कार्यक्रम थे, संगीत के जो कार्यक्रम थे, वो काफ़ी लोकप्रिय उस समय थे। भारत एक खोज काफ़ी लोकप्रिय सीरियल उस समय चला था। तो ये कार्यक्रम के कारण लोकप्रियता में बहुत तेजी से दूरदर्शन आगे बढ़ा, और हर लोग देखना चाहे, हर वर्ग अपने आप को उनसे जोड़ लेता था। पहले क्या था कि पहले तो दूरदर्शन के केंद्र बहुत कम थे। अब अगर पटना में हम आपको बताएं, आपको याद कराएं कि 83 में जब विश्व कप क्रिकेट का फाइनल खेला जा रहा था, तो उस समय पटना से नहीं, मुजफ्फरपुर से ट्रांसमिशन पकड़ता था, और उस समय एरियल लगा होता था ऊपर में एंटीना, और वो एंटीना में भी सुपर एंटीना लगा होता था, और घुमा घुमा के याद होगा कि हम बूस्टर भी लगाया करते थे अपने घर में। हाँ, और वो बूस्टर को लगाने के बाद भी एंटीना घुमाना पड़ता था बेहतर क्वालिटी के पिक्चर के लिए। अगर कहीं हवा में अगर घूम गया एंटीना तो आपका पिक्चर गड़बड़ा जाए। एक बच्चे को उस समय छत पर भेजा जाता था,
और छत पर से और एक नीचे रहता था लोग कि आप एंटीना ठीक करिए। आप सोचिए उस दौरान क्या होगा। उस समय जो टैप रिकॉर्डर वगैरह होता था या जो ओबी वैन होता था वो सब बहुत बड़े माने आकार का होता था। आप तो आज तो इतना टेक्नोलॉजी बदला है, इतना तेजी से बदला है कि आप छोटे जगह से आप लाइव प्रसारण कर सकते हैं। एक मोबाइल से आप खबरों को भेज सकते हैं शूट करके। उस समय जो नॉस्टैल्जिया आप लोग फेस करते थे, चैलेंजेस आप फेस करते थे उस टाइम पे? चैलेंजेस ऐसे आते थे, मुझे याद है कि जब हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए आया करते थे तो उस वक्त यहाँ पे जो विद्युत आपूर्ति की जो व्यवस्था थी या कह लीजिए कि कुछ ऐसा समय रहा होगा कि नहीं हो पाई थी और हम सब रिकॉर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट हम लोग वेट कर रहे हैं और बिल्कुल 10 बजे पहुँच गए और 3 बज रहे थे। हम लोग बैठ के वेट ही कर रहे थे। मेरे घर से सभी लोग परेशान, उस वक्त इतना मोबाइल का भी ज़माना नहीं था और हम लोग वेट ही कर रहे हैं। जब लाइट आएगी तब रिकॉर्डिंग होगी, लाइट नहीं अगर आ पाई तो उस दिन रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाएगी, फिर हमें अगले दिन आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि उस वक्त हम लोग इतना मेकअप नहीं कर पाते थे क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट नहीं हुआ करते थे, हम खुद करते थे। और वो दौर ऐसा था कि हम लोग इतना नहीं जागरूक थे मेकअप के लिए। फिर मुझे याद है यहाँ पे अभी तो वो हमारी जो मैडम है वो रिटायर कर गई है, शर्मिष्ठा मैम को मैं बहुत याद करना चाहूँगी कि उन्होंने ही हमें ट्रेन किया कि नहीं, कैमरे की डिमांड होती है कि आप कुछ सज के आए, तैयार होके आए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट थे, ऐसे उठ के चले आते थे क्योंकि उस वक्त इतना ज़माना ऐसा नहीं था कि आप मेकअप करना किसी को आए, उतनी जानकारी नहीं थी। उन्होंने ही हमें, तो मेरे लिए तो रांची दूरदर्शन एकदम एक ट्रेनिंग सेंटर था। मैं एकदम रॉ थी, मैं एकदम छोटी कच्ची उम्र की थी और इन दूरदर्शन के लोगों ने ही मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह दिया। आज जो भी बोलते हैं कि मैं उम्र के हिसाब से यहाँ पे मैं काम करते चली गई। मैं पहले युवा जगत में आया करती थी, फिर मैं जैसे शादी हुई तो मैं फिर कल्याणी कार्यक्रम में, फिर मैं न्यूज़ रीडर में और फिर इस तरह के जो थोड़े सीनियर्स के जो प्रोग्राम है और मैं आज एक्सपर्ट के रूप में। तो मुझे तो ये अपना एक सेकंड होम ही लगता है, मुझे अपना ही घर लगता है। एक स्टूडेंट लाइफ से लेकर अभी तक आपका बड़ा खूबसूरत और लोग जब देखते हैं अच्छा मैडम आप ऐसे, जो वो रिस्पॉन्ड मिलता है। क्या होता था खास करके लाइव टेलीकास्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। हमको याद है कि 1994 में पटना से जब हीरो कप क्रिकेट का पहली बार प्रसारण हो रहा था या बाद में फिर 1996 में जब वर्ल्ड कप का प्रसारण हुआ तो उस समय बहुत चैलेंजिंग था। लोग रात भग जग के सारी तैयारियों को करते थे। MP वर्मा उस समय डायरेक्टर हुआ करते थे, बड़ा लीजेंडरी नाम था उस समय दूरदर्शन के इतिहास में, उनका बहुत सम्मान से लिया जाता है उनका नाम। बाद में अगर आप खेल की बात करेंगे तो खेल के प्रचार प्रसार में 2-3 नाम मुझे अब भी याद हैं जो काफ़ी उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। बिहार झारखंड में अजय गुप्ता जी थे जो बाद में यहाँ रांची दूरदर्शन के डायरेक्टर बने, पटना में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उसके अलावा रविशंकर जी रेडियो में हुआ करते थे, रमाशंकर जी थे जो दूरदर्शन रांची में भी थे। तो इन लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी खेलों को बढ़ावा देने के लिए। विनय जी, खेल जगत से, दूरदर्शन से आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, तो खेल जगत से कुछ ऐसे रोमांचक एक्सपीरियंस जो आप दूरदर्शन में जब थे उस समय का साझा करना देखिए, उस समय क्या था कि एकमात्र साधन था जहां आप लाइव पिक्चर देख सकते थे। दूरदर्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं था और दूरदर्शन की लोकप्रियता बहुत चरम पर थी। दूरदर्शन का रिपोर्टर होना, दूरदर्शन में कार्यक्रम देना, दूरदर्शन में कमेंट्री करना, हर लोगों की इच्छा रहती थी कि हम दूरदर्शन की कमेंट्री करें, दूरदर्शन में प्रोग्राम जाकर दें, दूरदर्शन में एंकरिंग करें, दूरदर्शन में न्यूज़ रीडर बने। हर युवा की उस समय आकांक्षा होती थी क्योंकि उसके अलावा कोई स्कोप नहीं था। आप कल्पना करेंगे, एक बार की घटना है, पटना में हम लोग थे तो अब तो दूरदर्शन से रिटायर कर गए। उस समय के जो रिपोर्टर हुआ करते थे उनकी लोकप्रियता देखकर आप दंग रह जाएंगे। सुधांशु रंजन थे, बाद में एडीजी बने थे दूरदर्शन के और रिटायर कर गए। तो एक बार हम लोग गए तो उस समय के मंत्री थे भारत सरकार के, बाद में भारत सरकार में उपराष्ट्रपति बने वेंकैया नायडू जी। तो एक बार हम लोग गए तो जैसे सुधांशु रंजन ने कहा कि मैं सुधांशु, तो उन्होंने कहा सुधांशु रंजन दूरदर्शन समाचार पटना। आप समझ सकते हैं उन दौरान कितनी इज्जत थी रिपोर्टरों की। हाँ। या जो न्यूज रीडर थे, MZ अहमद थे न्यूज डायरेक्टर, वहाँ न्यूज के हेड थे, या MP वर्मा रेडियो में हुआ करते थे बाद में दूरदर्शन में। तो इन लोगों की प्रतिष्ठा देखकर आप अच्छे लोगों को जलन होती थी कि भाई इतनी लोकप्रियता इनकी है, इतनी। तो वो
ये दूरदर्शन के कारण या रेडियो के कारण संभव हो पाता था। अब तो चूंकि कई विनय जी, मुझे वही बात याद आ रही है, जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम्स किया करती थी तो हमारे उस वक्त प्रोग्राम ऑफिसर थे, कई लोगों के साथ मैंने काम किया जिनको मैं आज ज़रूर याद करना चाहूँगी। जैसे कि शुरुआत में मैंने सुबोध जी के अंदर में काम किया, शमिष्ठा मैम थी, सुवीर सर थे, राजेश जी थे, अनिल कुमार मिश्रा जी थे, और ऑफकोर्स ब्रजेश सर तो हमारे हैं ही। और जब मैं काम कर रही थी तो इन लोगों को मुझे बहुत प्रोटेक्ट करके ये लोग रखते थे कि ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, यहाँ नहीं, ऐसे नहीं करना है। इसी दौरान मैंने एक प्राइवेट चैनल ज्वाइन कर लिया था। चूँकि यंग थे, लगता था कि हाँ ये भी काम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक सर ने समझाया था कि दूरदर्शन की एक प्रतिष्ठा है, आप यहाँ जाती हैं तो आपकी एक पहचान बनती है, और आप दूसरे चैनल्स में जाती हैं। तो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई थी ये बात। मुझे लगा कि मुझे सर क्यों रोक रहे हैं, मेरे में अगर टैलेंट है तो हम वहाँ भी जगह काम कर रहे हैं, वहाँ भी मैं न्यूज़ रीडिंग कर रही हूँ। बाद में मुझे कुछ समझ में आ गया था, 2 महीने के बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि मैंने गलती की है, और मैंने उसको एक्सेप्ट भी किया जाके सर के सामने कि सर मैंने सही में गलती की। तो ये जो एक प्रोटेक्शन मिलता था यहाँ पे, एकदम लगता था क्योंकि गार्जियंस हमारे यहाँ पे हैं। और दूसरी चीज़ कि जब मैंने यहाँ पे काम किया तो मैं इतना अच्छा से सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं, विनय जी एक बात बताना चाहूँगी कि मैं कुछ समय के लिए बीच में बाहर भी गई थी, मैं नागपुर भी गई थी। तो वहाँ के दूरदर्शन में मैंने जाके अपना सब कुछ सबमिट किया, चूँकि मेरे घर से काफ़ी करीब था, तो मैंने जाके किया। तो उन्होंने मुझे, आज का दिन मैं इसलिए याद कर रही हूँ कि यही कार्यक्रम मुझे हिंदी दिवस पे ही मुझे 50 साल पूरे हुए थे हिंदी राजभाषा बने हुए। तो सन 2000 में मुझे वहाँ पे हिंदी दिवस के लिए एंकर के लिए बुलाया गया, क्योंकि वो वहाँ पे मराठी बेल्ट है, मराठी के कार्यक्रम ज़्यादा होते हैं। तो विनय जी, आप हमें दूरदर्शन की कार्यक्रमों की श्रृंखला के बारे में कुछ बताइए। इसके बाद हम आपके खेल जगत से जुड़े कुछ रोमांचक एक्सपीरियंस, जैसे आपको बताया कि बुनियाद वगैरह जो था सीरियल काफ़ी लोकप्रिय हुआ। हम ये कह रहे थे कि इसकी रीच जो है, दूरदर्शन की पहुंच जो है एकदम सुदूर देहात, रिमोट एरिया में है। तो अगर हम लोग देखते थे कि अगर कोई कार्यक्रम देते थे और पत्रकार के नाते एकदम रिमोट से रिमोट एरिया में, बिहार उस समय तो एकीकृत बिहार हुआ करता था, झारखंड उसी का हिस्सा था, तो रिमोट एरिया में भी अगर हम लोग जाते थे तो वहाँ लोग पहचान लेते थे और वो पूछते थे कि पहचान मिलती थी, ये बहुत बहुत अच्छा लगता था कि कितना रिमोट एरिया में दूरदर्शन लोग देख रहे हैं। तो दूरदर्शन की रीच आज भी हम मानते हैं कि सबसे ज्यादा रीच है किसी का, अगर देश में किसी एक चैनल का तो दूरदर्शन का है। और दूरदर्शन की क्या है, दूरदर्शन की अहमियत ये है कि आज भी दूरदर्शन से जो न्यूज प्रसारित होता है तो कहा जाता है कि ये ऑथेंटिक न्यूज है। अगर दूरदर्शन न्यूज दिया है तो एकदम सही खबर है। लोग प्रतीक्षा करते हैं। कई घटना ऐसा है, इंदिरा गांधी की हत्या के समय लोग दूरदर्शन से इंतजार कर रहे थे कि कब इंदिरा गांधी की सही खबर लोगों को मिले कि उनकी हत्या हुई है। तो ये खबर रात में प्रसारित हुई थी, जबकि दिन में। तो जब वो प्रसारण हुआ तब लोग विश्वास करने लगे कि हाँ इंदिरा जी की हत्या हो गई या राजीव जी की घटना। मैंने तो बहुत लोग इसके बिना विश्वास नहीं करते थे कि भाई अगर दूरदर्शन देगा, अगर रेडियो देगा तभी सच माना जाएगा। आज भी इसकी विश्वसनीयता सबसे ज्यादा है बनिस्पत अन्य चैनलों का। विनय जी, बीच में हम बोल नहीं पाए आपसे, हम दूरदर्शन के कार्यक्रमों की श्रृंखला के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे लोकप्रिय तो कार्यक्रम हम बताएं कि खेल के लिए दूरदर्शन जाना जाता है। खेल का खास करके क्रिकेट का सारा प्रसारण दूरदर्शन का रहा, डोमेस्टिक क्रिकेट का करता। अब तो चूंकि बीसीसीआई वगैरह बहुत सा बैंड कर दिया और बेचने लगा है, लेकिन जब शुरुआती दौर में अगर हम कहेंगे कि क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में सबसे अगर किसी की भूमिका है तो वो हिंदी कमेंट्री है। हिंदी कमेंट्री के कारण लोकप्रिय हुआ है क्रिकेट पूरे देश में, क्योंकि लोग नियमों को ज़्यादा समझ पाते थे। और जब एक बार हम जसदेव सिंह का इंटरव्यू कर रहे थे, बहुत लीजेंडरी फिगर थे रेडियो और दूरदर्शन के जसदेव सिंह, पद्मश्री अवार्डी थे, तो उन्होंने कहा कि आज हिंदी के कारण ही हमारी इतनी लोकप्रियता है। एक पंजाबी होकर मैं हिंदी बोलता हूँ तो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि मैं इतनी अच्छी हिंदी बोल सकता हूँ। तो हिंदी के कारण लोकप्रिय हुआ कमेंट्री और क्रिकेट लोकप्रिय हुआ। तो इसलिए कह सकते हैं कि खेलों के बढ़ावा देने में, युवाओं को
संगठित करने में, युवाओं को आगे लाने में और युवाओं को मौका देने में भी हम कहेंगे। हमारे जैसे लोगों को रेडियो और दूरदर्शन में जो मौका मिला, तो ये प्रसार भारती के कारण मौका मिला कि हम लोग अपनी इच्छा को पूरा कर पाए। हम लोग बहुत देहात से चलकर आए थे, तो हम लोगों को उस समय लगता था भाई रेडियो में कैसे बोला जाए, कैसे दूरदर्शन में प्रोग्राम दिया जाए। तो हम लोगों को अवसर देने का काम रेडियो और दूरदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी सिफारिश का, बिना किसी पैरवी का, बिना किसी परिचय का हमारे जैसे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मौका मिला और वो अपनी प्रतिभा दिखाए, प्रतिभा के बल पर आगे बढ़े। तो ये बहुत बड़ा योगदान है देश के युवाओं को। आपका जो कल्याणी कार्यक्रम हुआ करता था, जो लोकली टेलीकास्ट होता था, उसके बारे में मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। ये तो ऑल ओवर इंडिया में ये कार्यक्रम था, लेकिन उसको रीजन के हिसाब से बांट दिया गया था। जैसे इस रीजन का यहाँ पे कार्यक्रम तैयार होगा, तो वो एक कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय था और एक कहना चाहिए कि आवश्यक इसलिए भी था कि क्योंकि वो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था। उस कार्यक्रम के बारे में आप हमें कुछ बताइए, अपने कल्याणी कार्यक्रम के बारे में। कार्यक्रम भी किया है और ये बहुत लोकप्रिय था। इसमें जैसे कि मैंने कहा, ये भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय और ये हमारा जो अब तो खैर प्रसार भारती है, ये इनके कोलैबोरेशन से, इनके सहयोग से ये कार्यक्रम तैयार हुआ था। और इसमें लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी दी जाती थी, विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका पोषण कैसे हो, उनके स्वास्थ्य की कैसे रक्षा हो, और कई ऐसी गंभीर बीमारियों के बारे में चर्चा की जाती थी जो व्यक्ति घर में बैठे डॉक्टर से फोन इन कार्यक्रम के तहत अपनी परेशानियों को दूर कर सकते थे। और मुझे लगता है कि कई दर्शक इससे लाभान्वित हुए होंगे। और जी, चिट्ठियों का जो श्रृंखला रहता था, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को साझा करें। बहुत अच्छी बहुत प्यारी प्यारी चिट्ठियां आती थी। लोग ये पूछते थे कि जो कार्यक्रम के बारे में तो उनका जो अपना एक्सपीरियंस हुआ करता था वो तो शेयर करते ही थे, साथ ही साथ कई बार वो हमारे ड्रेसेस के बारे में पूछते थे कि जी हाँ, ये भी होता था कि आपने ये जो ड्रेस पहनी है या जो साड़ी पहनी है, इस तरह के भी कमेंट्स। तो लोगों का एक कनेक्शन, एक जुड़ाव हमारे साथ होता था। तो ये जो चिट्ठियों से क्या होता था कि आपके प्रोग्राम की गुणवत्ता का भी पता चलता था। क्योंकि आपकी जो आप प्रोग्राम दे रहे हैं, तो उसमें छोटी बड़ी जो कमी है या जो बहुत अच्छा आप किए, तो जब आपको तारीफ मिल रहा है चिट्ठियों के माध्यम से, आपका हौसला अफजाई होता, आपका हौसला अफजाई होता था, आपको और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती थी। तो ये चिट्ठियों को ये लगाव कह सकते हैं आप, दर्शकों का जो लगाव था वो प्रदर्शित करता था। दर्शक तो हमारे जो ऐसे थे कि वो कांस्टेंट, लगातार वो अपना जुड़ाव रखते थे और बहुत बेबाक टिप्पणियां। नीलाक्षी जी, सबसे ज्यादा जो कार्यक्रम आपने दूरदर्शन में एंजॉय किया वो कौन सा रहा? मैंने युवा जगत किया था। अच्छा, उसके बारे में कुछ साझा करें। शुरुआत में वही किया था, तो शायद मेरा जुड़ाव उससे ज़्यादा होगा। बाद में एक मैच्योर लेवल पे हम लोग आके कार्यक्रम करते थे, तो वहाँ पे एक मैच्योरिटी शो करनी पड़ती थी। मैच्योर हम भी हो गए थे, पर युवा जगत में हम युवाओं से ही बात करते थे, तो बहुत हंसते खेलते वो कार्यक्रम निकलता था। और कोई भी अगर हम कार्यक्रम लेकर के आते थे, तो वो मतलब जैसे सब युवा वर्ग ही हुआ करता था। तो हम लोग उस वक्त तो हम सब एक लर्निंग ही पीरियड में थे, सब हम लोग सीख रहे थे। मैं वही बता रही थी। कोई ऐसा रोमांचक एक्सपीरियंस उस कार्यक्रम का जो आप साझा करना चाहेंगे? साझा करना चाहते हैं, बहुत दिलचस्प है। ये मेरे ख्याल से 99-2000 की बात है। मैं उन दिनों हम पटना में थे और दिल्ली से एक सूचना आया था कि उस समय के एनडीए के नेता और रेल मंत्री नीतीश कुमार का इंटरव्यू करना है। तो डायरेक्टर जो उस समय दूरदर्शन थे वो लाइनअप कर रहे थे। तो किसी तरह से लाइनअप हुआ कि नीतीश कुमार तैयार हो गए समय निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे डेरे पर आप आइए, वहीं पर इंटरव्यू कर लीजिए। डायरेक्टर हम लोग चले, संजोग से रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। हम मोटरसाइकिल से चल रहे थे, डायरेक्टर साहब गाड़ी से चल रहे थे, गाड़ी पंचर हो गई। अब फिर डायरेक्टर साहब वहाँ, हम पीछे पीछे चल रहे थे उस गाड़ी के, डायरेक्टर साहब को फिर हम अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाए और किसी तरह से भागते हुए टाइम पर पहुँचे। और चूंकि रेल मंत्री था, उनका शेड्यूल था, फिर प्रोग्राम हुआ। और वो प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प ये हुआ कि रेडियो पर भी उनका इंटरव्यू करने का था। तो वो जो हम दूरदर्शन के लिए इंटरव्यू कर रहे थे, वही रिकॉर्ड रेडियो ऑडियो में गया। मैंने दोनों प्रोग्राम का एक ही आदमी रिकॉर्डिंग कराया और एक ही प्रोग्राम गया। ये बड़ा दिलचस्प है। और जिस तरह से वो भाग दौड़ में कराए, तो उसको हम लोग भूल नहीं सकते। बड़ा रोमांचक एक्सपीरियंस रहा आपका दूरदर्शन का। दिल्ली से निर्देश था कि नीतीश कुमार का इंटरव्यू करना है। उस समय 3-4 नेता
नेताओं का निर्देश था कि उसका इंटरव्यू करना है, जिसमें एक नीतीश कुमार थे, एक शत्रुघ्न सिन्हा थे, वो भी मंत्री थे, और एक शाहनवाज हुसैन थे। इन 3 का इंटरव्यू करने का विशेष निर्देश डायरेक्टरेट से आया था। तो बड़ा दिलचस्प, चूंकि समय रेल मंत्री वगैरह के पास समय बहुत कम रहता है, और उस भाग दौड़ में हम लोग किए और बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। आज भी उसका टैप मेरे पास। नीलाक्षी जी, आपका कोई रोमांचक एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे? आज ही का दिन था, 14 सितंबर का ही दिन था, और मैं चूंकि मैं यहाँ से कुछ समय के लिए, जैसे मैंने बताया था दर्शकों को कुछ देर पहले, कि मैं नागपुर चली गई। अच्छा, रोमांचक एक्सपीरियंस भी आज ही के दिन का था? आज ही के दिन का था, इसलिए मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं जब वहाँ पे गई तो वो पहला मेरा प्रोग्राम था नागपुर दूरदर्शन में, और जब मैं ऐसे ही आपके तरह ही मैं वहाँ पे एज एन एंकर जब वहाँ बैठी थी, और हमारे एक्सपर्ट भी आ चुके थे, तो वहाँ पे मराठी भाषा में लोग बातें कर रहे थे कि ये नई कौन है, और मुझे थोड़ी बहुत मराठी तब तक समझ में आने लगी थी, क्योंकि मुझे 20-25 दिन हो चुके थे। तो किसी ने कहा कि एक बिहारी आई हुई है, क्योंकि उस वक्त बिहार था। तो उन्होंने कुछ कमेंट ऐसा किया कि उस वक्त मेरा पूरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया, और फिर मैंने अपने आप को बहुत संभाला। उन्होंने कहा कि मतलब आज तो शाम हो जाएगी, कुछ उन्होंने ऐसा कहा था, क्योंकि ये बिहार से आई है। और वो प्रोग्राम मैंने कहा ना कि दूरदर्शन ने मुझे इतना मौका दिया था, मैं इतने अच्छे से उस कार्यक्रम को कर पाई, और एक टेक में वो प्रोग्राम हुआ। तो सारे लोग बहुत शॉक्ड हो गए थे कि हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि कमेंट सुन लिया था मैंने और मुझे समझ में आ गया था। उन्हें लगा था कि ये नहीं समझ पाएगी, लेकिन मुझे समझ में आ गया था। नीलाक्षी जी, विनय जी, आप आज के हमारी दूरदर्शन दिवस के कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।